नशाखोरी जिसमें मादक पदार्थ का उपयोग हो, केमिकल दवाइयों का भी उपयोग हो, ये पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व में फैलते जा रहा है। बिहार की स्थिति और भी गंभीर है इस कारण से, क्योंकि माना जाता है कि 60% के करीब 60% आबादी 25 साल से कम उम्र के लोग, और बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा होने के लिए फ्रस्ट्रेशन होता है, लोग बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं। इसमें भी ये फैड है, एक बोलते हैं, मतलब फैशन में आ जाता है। पहले सिगरेट पीते थे, तब मादक पदार्थ लेने जाते हैं। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। समाज जैसे जहां भी मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उसमें स्कूल, परिवार, सोसाइटी, वार्ड, सब जगह कोशिश किया गया है कि एक इसके विरोध में मुहिम, समाज के अंदर से खबरें आनी चाहिए और विरोध होना चाहिए। अगर कोई गुमटी वाला बेच रहा है, कोई सब्जी वाला बेच रहा है, कोई घर से बिक्री हो रही है मादक पदार्थ, तो उसकी सूचना पुलिस को भी दें और उसको बॉयकॉट भी करें। तो ये पाया गया, ये बिहार में अभी तक ये लेवल हम लोग नहीं पहुंचे हैं, परंतु बिहार सरकार मानती है कि ये इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी कारणवश अलग से एक मादक पदार्थ और नशीले पदार्थ तथा प्रोहिबिशन के पॉलिसी को बरकरार रखने के लिए एक अलग इकाई, इकाई मतलब पहले प्रोहिबिशन की पॉलिसी के लिए था, एंटी प्रोहिबिशन फोर्स था, वो सीआईडी के अंदर था, और मादक पदार्थ का नोडल था इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग। अब ये काम अलग एक विंग करेगी जो कि सिर्फ यही कार्य करेगी। अब बिहार में कौन मादक पदार्थ ज्यादा आ रहे हैं? गांजा शुरू से यहाँ उगता भी रहा है, लोग सेवन भी करते आए हैं, परंतु इधर हाल के 10 साल में देखा गया है कि पॉपी, जिससे ओपीएम बनती है, हेरोइन, ब्राउन शुगर बनती है, वो हमारी सीमावर्ती इलाका में, झारखंड के इलाका में काफी, और बिहार में भी कहीं कहीं उपजाया जाने लगा है, नेपाल में भी उपजाया जाने लगा है। इससे ओपियोइड पैदा होता है। ओपियोइड्स में ब्राउन शुगर भी होती है, जिसको बहुत लोग गुड़ बोलते हैं लोकल भाषा में मोतिहारी तरफ, और हेरोइन भी होता है, ओपीएम भी होता है। तो ये बाहर से आ रही है काफी ज्यादा है, कुछ नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भी आ रही है, और झारखंड से भी आ रही है। इसका क्या है कि इसका लत बहुत हानिकारक है, डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाती है। अन्य मतलब नशाओं से बहुत ज्यादा इस पर डिपेंडेंसी सिंड्रोम हो जाती है, और इस कारणवश जिसको इसकी डिपेंडेंसी होगी उसको पैसा चाहिए इसको खरीदने के लिए। तो पाया गया है कि इस नशा के कारण, इस तरह के नशा के कारण लोग क्राइम करने लगते हैं। चेन छिनतई, मोबाइल चोरी, वाहन चोरी, मर्डर, यहाँ तक हो जाता है, क्योंकि उनको पैसा चाहिए ताकि वो विड्रॉल सिम्टम से बच सकें। तो इसी कारणवश सरकार की ये हुई है कि नया ये इकाई बनेगी, जिसका फुल टाइम काम रहेगा कि हर जिला में मॉनिटरिंग कर। जिला पुलिस तो करती ही है, परंतु फोकस तरीका से, एंड टू एंड, कौन सप्लायर है, कहाँ से सप्लाई आ रही है, कौन होलसेलर है, कौन रिटेलर है, कौन पेडलर है, ये पूरी कार्रवाई करने के लिए हमको उम्मीद है कि मतलब ये 2-3 महीने के अंदर में इसकी गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन निकल जाएगी। आगे कागज बढ़ी हुई है। जैसे पहले भी मैं बोलते आया हूँ, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। ग्रामीण गांव, जो गांव में रहते हैं उनको भी विरोध करना पड़ेगा। गांव में पहले गांजा उंजा पीते थे लोग, गंगा किनारे के लोग, परंतु अब जब से ये कोविड हुई, ये भी पाया गया कि बहुत लोग पंजाब से लौटे, इधर उधर से लौटे, माइग्रेंट लेबरर, उनको ये लत लगी हुई थी, या वो ये लत को यहाँ लेके आ गए, फिर यहाँ सप्लाई भी होने लगी। ये भी मतलब एक फैक्ट है। जैसे मैं अपने ही गांव का बात बोलूं, 5,000 की आबादी है। पूर्व में कभी इस तरह की नशा के बारे में चर्चा नहीं होती थी। ठीक ही ताड़ी पीता है आदमी, गांजा पी लेता है, भांग खा लेता है, परंतु इस तरह की नशा की शिकायत नहीं थी। कोविड के हम जब लौटे, अब गांव जाने लगे हैं दिल्ली से लौटने के बाद, तब पाए कि काफी लड़के इस नशा में शामिल हो गए। तब पता लगाने की कोशिश किए कि कैसे ये हुआ, तो हुआ कि 1-2 आदमी जो पंजाब से लौटे थे और हरियाणा से लौटे थे, उनको ये लत थी, वो इधर खोजने लगे, और फिर धीरे धीरे सप्लाई चेन बन गया। और कुछ ऐसे समाज के लोग होते हैं जो लड़कों को बर्बाद करने में भी लगे रहते हैं, उनका उपयोग करते हैं, क्राइम करवाते हैं, उनसे उनसे मर्डर करवाते हैं, तो नवयुवकों को बहकाते हैं। हर सोसाइटी में, हर समाज में ऐसे लोग हैं, तो ये लोग बांट देते हैं, पैसा देते हैं, जाओ पियो बेटा, और उस नशा के चक्कर में वो उनका शुक्रगुजार रहता है, उन पर डिपेंडेंट हो जाता है कि पैसा देंगे तो हम खरीदेंगे, तब नशा करेंगे। तो
तो ये जो पूरी सिस्टम है ये हमारे युवा पीढ़ी को खत्म कर रहा है। तो इसके लिए मतलब आज एंटी नारकोटिक्स डे है, हम लोग को समाज को आगे बढ़ के इसमें रोकना पड़ेगा। ये जो प्राथमिक विद्यालय, उच्च हाई स्कूल, मिडिल स्कूल के सामने जितने गुमतियां हैं, ये पेरेंट्स को भी देखना पड़ेगा, बच्चों के माता पिता को भी। ग्रामीण प्रवेश में मुखिया लोग से अनुरोध है कि वो भी इस समस्या को, उनको इतना पावर मिला हुआ है, 15,000 तक योजना अब पास करते हैं, परंतु अगर उनके सह ग्रामीण लोग इस नशा में डूब जाएं तो क्या पंचायती राज होगा। सबको आगे आना पड़ेगा। जी। सर, ये आपने एक तो सामाजिक जो एस्पेक्ट है इसके बारे में भी बताया, और मतलब जो फैक्ट फाइंडिंग की आपने, जो सूक्ष्मता से देखा उसके बारे में शेयर किया। एक जो नशा का जो सप्लाई है, कहीं न कहीं ऑर्गेनाइज़्ड कोई सिंडिकेट होगा, उसको तोड़ने के लिए जो है उसके लिए भी कई कदम पुलिस उठा रही है। क्या कार्रवाई तो की गई? यही तो, ये इकाई जो बनेगी ये कदम उठाएगी, और तब तक जब तक इकाई की गठन नहीं हो जाती है, हम एक छोटी सी सेल बनाए हैं, हमारा जो एसटीएफ है उसमें एंटी नारकोटिक्स विंग बनाए हैं, जो कि बड़े पैमाने पर स्टडी कर रही है। ज्यादा लोग उसमें नहीं, 8-10 आदमी हैं, कि बिहार में कहाँ से कौन सा सामग्री आ रहा है, स्टडी कर रहे हैं चीज। और यही लोग जब इकाई बन जाएगी तब उसमें जाके मैन पावर भी बढ़ जाएगी, बहाली भी बढ़ रही है, तो हम लोग आगे जाके काम करेंगे। सर, आपने कुछ क्षेत्रों का भी आइडेंटिफ़ाई किया था, बताया था, जो ये एरिया है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। हाँ, चंपारण, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है, खासकर पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जिला, आरा। आरा शुरू से इसके लिए डिस्टर्ब रहा है। ये दोनों जगह ये मतलब एक केंद्र बिंदु बन गया है, परंतु अब धीरे धीरे और डाटा आ रही है और सर्वेलेंस चल रही है, और जैसे जैसे हम लोग का सर्वेलेंस बढ़ेगा, हम लोग को और जानकारी मिलेगी, हम लोग ठोस कार्रवाई करेंगे। ऑलरेडी ठोस कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब एंड टू एंड करेंगे। भले अभी छोटे पैमाने पर हो रहा है, तो ये बड़े लोग पकड़े जाएंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं।